हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइज। आप लोगों को पता है यार कि 2 दिन से थोड़ी कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी इस Zoom मीटिंग को कंडक्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं राइट नाउ मेरे पास अभी EMW एंड सेमी कंडक्टर्स का जो टेस्ट आज कंडक्ट हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके नोट्स में है, डायरेक्ट, ठीक है, जिनके आंसर्स, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ना एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और ना उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात होगी। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके कहाँ पर, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वो सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस के जो आपके डायरेक्टली एंड डायरेक्टली नोट्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है मतलब एक्चुअली कि भाई क्वेश्चंस का डेटा चेंज हो जाता है, कई बार क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर मैं आपको बताता हूँ। ये है बच्चों EMW एंड सेमी, ठीक है, और ये आज कंडक्ट हुआ है। आज मेरे ख्याल से 17 है ना, राइट, 17 चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखना यार आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बेसिकली आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डायोड व्हिच वी ग्राफ। ओके, तो आपको ये सेमीकंडक्टर डायोड आपको यहाँ पे देखना है। तो सिंपल सा, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसका आंसर है फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सीधा सीधा लिख रहा हूँ, समझ जाना नोट्स। थर्ड देखेंगे, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन एंड आई सर्जरी। गाइस मैंने आपको पहले भी बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो हार्ट है वो उसकी टेबल है। उस टेबल में, जिस टेबल के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, गामा, ठीक है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वगैरह ये सब दे रखे हैं, उनकी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उनकी प्रॉपर्टीज और जो एप्लीकेशन वाला कॉलम। ठीक है, तो EMW का जो हार्ट है वो उसकी टेबल है। ठीक है, और वो टेबल 8.1 भी है NCERT में, बट उससे बेटर टेबल मैंने आपको नोट्स में बनवा रखी है। ठीक है, तो कोशिश करना कि प्रेफर आप उसको करो, नोट्स को। ठीक है, चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड आई सर्जरी। तो जब आप वो टेबल देखेंगे नोट्स में बेटा, तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे दी बच्चे, व्हाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर्ड सुटेबल फॉर radar system used in aircraft navigation? तो इसका आंसर है दैट ड्यू टू ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, this this wave goes straight goes straight goes straight without bending without bending. This is the answer. ठीक है, so this is the answer of this fourth question. तो माइक्रोवेव जो होती है, ठीक है, वाई आर माइक्रोवेव्स का नेचर होता है बेटा ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी जाती है, कहीं पे भी मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। अगर कोई ऑब्स्टिकल आ भी जाता है तो भी उसके कॉर्नर्स पे, ठीक है, जैसे कि आपने डिफ्रैक्शन में देखा था वेव ऑप्टिक्स में, कि अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो लाइट वेव्स बेसिकली डिफ्रैक्ट हो जाती हैं या साउंड वेव डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर वाला सीन नहीं होता माइक्रोवेव में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई ऑब्स्टिकल आ भी जाता है तब भी ये बैंड नहीं होती, उसकी एजेस पे, उसकी कॉर्नर से बिल्कुल सीधा जाती है। ठीक है, प्लेन से डायरेक्ट स्ट्राइक किया और प्लेन से वापस सीधा रिसीवर। ठीक है, प्लेन मतलब एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻13 हर्ट्ज बिलोंग? अरे यार सीधा सीधा आप वो टेबल को मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो टेबल हार्ट है, तो द आंसर इज इंफ्रारेड। ठीक है, सिंपली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, C = न्यू लैम्डा से। ठीक है, आप उस टेबल में से किसी भी एक चीज को ध्यान रख लो यार, या तो आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान रख लो या फिर आप लैम्डा को ध्यान रख लो। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें से जो भी ये पूछता है वो आप निकाल लो। ठीक है, मतलब उस टेबल में से या तो फ्रीक्वेंसी को पता कर लो या फिर लैम्डा को आप पता से मतलब रिमेंबर। ठीक है, तो अपनी मेमोरी में आप या तो फ्रीक्वेंसी को डाल लो या बेटा लैम्डा को डाल लो। ठीक है, चलिए, नाउ
Sixth, welders are special. Sorry, welders wear special goggles or face masks with glass windows to protect their eyes from electromagnetic radiations. Name the radiations and write the range of their frequencies. The answer is ultraviolet. अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट की आपको फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻15 to 10⁻17 हर्ट्ज। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आपको यार ये पता होना चाहिए ना यहाँ पे, दैट सबसे ऊपर हम गामा लिखते हैं, गामा मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गामा फिर अल्ट्रा सॉरी गामा फिर एक्सरे, राइट, गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव एंड दिस इज रेडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हमको करना है, वी हैव टू कंपेयर माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे। तो माइक्रोवेव ये रहा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ये रहा, एक्सरे ये रहा। तो आप देखेंगे ये सबसे बेटा, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, ठीक है। और हमको यहाँ पर निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पर जब आप नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो वेवलेंथ है बेटा, वो यहाँ पर आप देखोगे गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी, फिर मतलब इन दोनों में, ठीक है, फिर यहाँ पर वेवलेंथ और बढ़ गई, फिर यहाँ पे वेवलेंथ और बढ़ गई। तो सबसे स्मॉल वेवलेंथ किसकी होगी इन तीनों में, एक्स की, क्योंकि वेवलेंथ धीरे 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 बढ़ती होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव्स में शॉर्टेस्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नीचे आते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए, 8th क्वेश्चन देखिए, 7th आपका हो गया, द आंसर इज एक्सरे। नाउ 8th, express the velocity of the electromagnetic wave in terms of peak value of electromagnetic array। so बस सिंपली आप अभी याद रखो, ज्यादा बेटर हो, v इक्वल टू, ठीक है, E नॉट अपॉन B नॉट, ठीक है, इक्वल टू C, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये रहा रिलेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है भाई, डन। चले आगे, तो आपके 8 क्वेश्चन हो गए बेटा। 9th क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। Draw energy band diagram of n-type p-type semiconductor at t greater than 0 mother donor etc. notes डायरेक्ट नोट्स देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है यार, what is your 10th question, assuming the two diodes D1 and D2, okay, अभी बस करने बंद देता हूँ। Okay, so this is D1, this is D2, एक यहाँ पर है बेटा 1 ohm, ओके, दिस इज 6 वोल्ट, एक यहाँ पर है बेटा, दिस इज 2 ohm, एक यहाँ पर है, दिस इज 2 ohm। ओके, क्या पूछा है, assume two diodes G1 D2 ideal, find out the value of the current flowing through 1 ohm resistance। ओके, तो ये जो 1 ohm रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू हमको करंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर करंट यहाँ से जाता है बेटा, ठीक है, तो करंट अगर यहाँ से जा रहा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो मतलब ये एंड भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड डायरेक्ट, तो हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये वाला पॉइंट किस पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो आप यहाँ पे देखिए जो एन टाइप है वो हायर से कनेक्ट है, ठीक है, और जो पी टाइप है, दिस पी टाइप, ये लोअर पोटेंशियल में कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो डायोड है वो हो गया रिवर्स बायस, इसके अंदर करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब करंट यहाँ से सीधा निकल जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब अब आप यहाँ पर देखेंगे दैट 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 ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों हो गए सीरीज में, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इसको तो आप यहाँ से हटा भी दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब करंट जो मुझको सर्किट में दिखने वाला है बेटा, वो दिखेगा I इक्वल टू V बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो V हो गया बेटा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया बेटा 1 ओम, और इसके साथ सीरीज में 2 ओम, दैट इज 3 ओम। सो द आंसर इज 2 एम्पीयर। चलिए फिनिश। ओके, 11th क्वेश्चन देखिए फटाफट। 11th क्वेश्चन, व्हाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनिक प्रिफर्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन में सोलर सेल। सिंपल यार, क्योंकि इनका जो बैंड गैप है, देखो सोलर सेल
को बनाने के लिए बेटा जो हमको मटेरियल चाहिए होता है उसका आइडियली बैंड गैप होना चाहिए, ठीक है, उसका ईजी होना चाहिए लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो यहाँ पर इसका होता है बेटा 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट्स these two are preferred materials to make solar cells। ओके, फर्स्ट सेकंड पार्ट में अच्छे, तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है भाई इसके, ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल एंड मेंशन इट सिग्निफिकेंट। अरे यार ये सब आपको नोट्स में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चा पार्टी। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength vary as 10⁻⁻12 lambda is okay, ठीक है, यहाँ से आता है, ठीक है। इसका आंसर बेटा एक्सरे, ठीक है, इसका आंसर है एक्सरे। अब वो जो टेबल के बारे में मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेबल आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड देखिए 10⁻³ से लेके ये है बेटा 10⁻⁻1, ओके, 10⁻³ से 10, ओके, ये हो गई आपकी माइक्रोवेव, ये हो गई आपकी माइक्रोवेव, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बच्चों। हाउ डज द ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हाउ डज द ऑसिलेटिंग चार्ज, अरे भैया अगर आप किसी चार्ज को ऑसिलेट करवाओगे, ठीक है, तो इस चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने चार्ज को ऑसिलेट करवाया तो डेफिनेटली ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरह से ये जर्नी चलती जाती है। दे रीजनरेट ईच अदर कंटिन्यूअसली। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपेगेट करती है कंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 13 का फर्स्ट पार्ट। 13 का सेकंड पार्ट देखिए, 13 का सेकंड पार्ट नोट्स प्रिफर कीजिए, ठीक है, नोट्स, ओके। 14 देखिए बेटा, name the constituent radiation of electromagnetic spectrum which is used for aircraft navigation। अरे यार माइक्रोवेव है भाई, तो माइक्रोवेव, ठीक है। टेबल 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 टेबल, समझ गए टेबल की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड, ओके। अच्छा इसके अंदर एक चीज और लिखना था हमको, माइक्रोवेव की हमको फ्रीक्वेंसी भी बतानी थी बेटा। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी आपकी लाई करती है 10⁻9 से 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है, ये हर्ट्ज, ठीक है। और स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर राइट द फ्रीक्वेंसी रेंज, ओके। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में तो बेटा एक्सरे काम में आता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है बेटा 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 10⁻20 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी समाप्त। चलिए सेक्शन सी पे आ जाओ भाई। 15 3 diodes D1 D2 and D3 made of semiconductors having band gap, okay। D1 D2 D3 बैंड गैप कितने कितने हैं भाई इनके, तो बैंड गैप है इसका 2.5, ओके, इसका है 2, ओके, इसका है 3, ठीक है। Which of them will not be able to detect light of wavelength 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि अलग अलग सेमीकंडक्टर्स हैं, अगर इन तीनों के ऊपर अगर एक लाइट आता है 600 नैनोमीटर का, तीनों के ऊपर है ना, ये D1 है, लेट्स से D2 है, ये D3 है, और ये लैम्डा सबके लिए सेम है 600 नैनोमीटर। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं इस लाइट को। तो लेट्स से अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था बच्चों एटम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट फॉर्म 1240, ठीक है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये लैम्डा यहाँ पर नैनोमीटर में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रख दूंगा 1240 लैम्डा, ये नैनोमीटर में होती है भाई, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पर कितना दे रखा है नैनोमीटर में, 600, ओके, 600, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आ जाएगा मेरे पास लगभग 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मतलब इतनी एनर्जी है, वो जो लाइट आ रही है या फिर जो भी पर्टिकुलर जो एनर्जी आ रही है जिसका वेवलेंथ कितना है, उस वेव का वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर, तो उसकी एनर्जी हमने निकाल ली है भाई, दैट इज 2.06 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जिसका बैंड गैप ज्यादा है उसको तो और काफी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका मतलब ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये काफी एक तरह से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी बड़ा बैंड गैप है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ इनकमिंग लाइट।
इसी तरह से यहाँ पर देखो ये भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर D2 को जब आप एनालिसिस करोगे तो D2 का जो बैंड गैप है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकमिंग लाइट। तो इसलिए केवल और केवल बच्चों D2 इस लाइट को डिटेक्ट करेगा क्योंकि इसका बैंड गैप लेसर है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ दिस इनकमिंग लाइट। ठीक है, बट D1 और D3 का जो बैंड गैप है इट इज लार्जर देन द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग लाइट। सो इसलिए D1 एंड D3 इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, तो डिटेक्ट केवल कौन करेगा? D2। चलिए आगे 16th। ओह एक मिनट, सॉरी 15th का भी तो एक पार्ट और है भाई। 15th का ही है ना बच्चों, 15th का चल रही है। Why photodiodes are required to operate in reverse bias? Notes प्रिफर करें। थर्ड पार्ट 15th का थर्ड पार्ट। ओके 15th का थर्ड पार्ट क्या है? An EM wave exert pressure on the surface on which it is incident justify। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? U by C। ठीक है, और आप एक चीज जानते हो अच्छे से, है ना, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ते ही आए हो, that F equal to dp by dt। ठीक है, that whenever there is a change in momentum, ठीक है, the force जो है, ठीक है, फोर्स हमारा रोल में आ जाता है whenever there is a change in momentum। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब पर्टिकुलर EMW किसी सरफेस पे जाता है, ठीक है, वहां पे टकराता है, वापस आता है बच्चों, तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम उस तरह से लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, रिफ्लेक्ट करके वापस आता है तो हम उस तरह से लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। बस यस, चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और व्हेनेवर चेंज इन मोमेंटम, जब भी चेंज इन मोमेंटम जब हमको दिखता है तो डेफिनेटली किसका रोल आ जाता है बेटा? फोर्स का, मतलब फोर्स का एग्जिस्टेंस वहां पर आ जाता है। तो यहाँ पर जब फोर्स आ जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया तो वो है जिसपे वो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फोर्स ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम। तो देखो यहाँ पर किसका एग्जिस्टेंस आ जाएगा? तो एग्जिस्टेंस आ जाएगा बेटा मोमेंटम। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? एन EM वेव। ओके ये तो हो गया ना पूरा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Draw the circuit diagram of full wave rectifier and explain its working. Also notes, please refer notes। 17th बिल्कुल बच्चों जैसा है यार। ठीक है, ये अर्थिंग कर रखा है और ये यहाँ पे डायोड है, टिक 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 टिक। ठीक है, और यहाँ पर ये है +5 वोल्ट। तो आप खुद देख लो यार, जो N टाइप है और ये जो P टाइप है, तो N टाइप तो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल से, और जब अर्थिंग होती है तो यहाँ 0 वोल्ट होता है, तो P टाइप हो रहा है लोअर पोटेंशियल से। ठीक है, लोअर पोटेंशियल से, तो साफ साफ हमें दिख रहा है। ठीक है, N टाइप हाइयर पोटेंशियल पे है, P टाइप लोअर पोटेंशियल पे है, इसका मतलब कौन सी बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, चलिए सेकंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर पोटेंशियल इन अ PN जंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या प्रिफर करेंगे अपने? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज सूटेबल फॉर radar सिस्टम इन एयरक्राफ्ट एंड नेविगेशन। यार ये क्वेश्चन दो मेरे ख्याल से एक या दो बार ऊपर आ चुका है ना। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज माइक्रो। ठीक है, यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। ठीक है, दोबारा एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने टेबल को, वो जो टेबल है उसको प्रिफर करें आप। द आंसर इज इंफ्रारेड। थर्ड है बच्चों, यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। सिंपल सी बात है, एक्सरे। ओके, और क्या लिखना है? राइट इन ब्रीफ हाउ दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये भी टेबल में है, माइक्रोवेव्स आपको याद है कि स्पेशल तरह के जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, मैग्नेट्रॉन वॉल्स, ठीक है, क्लिस्टन वॉल्स, ठीक है, उससे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इंफ्रारेड हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती है। और एक्सरे, जब हम किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करवाते हैं, ठीक है, तब वहां पर बच्चों एक्सरे प्रोड्यूस होती है। राइट, चलिए नाउ कमिंग टू द 19th क्वेश्चन। Answer the following questions. Name the EM waves which is suitable for radar system and aircraft। अरे यार तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट में आ गया ना। Name the EM waves which is suitable for radar system, write the range of frequency। ठीक है यार, माइक्रो, ये मेरे ख्याल से रिपीट गलत हो गया यार ये। चलो, और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज अपन पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। इट इज 10⁻⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 राइट। चलिए सेकंड क्या है भाई? सेकंड, if earth didn't have atmosphere would it average
सरफेस टेम्परेचर बी हाइयर और लोअर देन व्हाट इज इट्स नॉट। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ही नहीं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एक फिनोमेना है, ठीक है, इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ बच्चों, तो अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पर सर्वाइव करना हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 20th क्वेश्चन। Explain with the help of suitable diagram the two processes which occur during the formation of p-n junction diode। तो obviously drift, diffusion, ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, नोट्स प्रिफर करें। Hence define the term depletion region and potential barrier, इसके लिए भी नोट्स प्रिफर करें आप। ठीक है, और draw circuit diagram of p-n junction diode under forward bias and explain its working। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए भी आप नोट्स प्रिफर करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल। This is the complete solution of this paper, EMW and SAE। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सॉल्यूशन में सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपका एक सॉल्यूशन इसका बचा हुआ है यार, आपके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो वो भी मैं आपको 1 या 2 दिन में आपको उसका भी मैं सॉल्यूशन इसी पर्टिकुलर वे में आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि नेट का अभी पता नहीं कुछ चल रहा है यार, इस एरिया में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो नेक्स्ट है बच्चों ड्यूल नेचर एटम्स और न्यूक्लियर का, प्लीज अच्छे से उसे तैयारी करें। थैंक यू।